गुड मॉर्निंग टू ऑल। जैसा कि हमने कल शुरू किया था ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार, उसमें हम पढ़ रहे थे बंगाल पर नियंत्रण। तो हमने कल पढ़ा था कि अंग्रेजों ने बंगाल पे ही सबसे पहले नियंत्रण क्यों किया, पहले क्यों वहाँ पे अपना प्रभुत्व जमाया, ये हमने कल देखा था। आज हम बंगाल की राजनीतिक दशा देखेंगे। बंगाल की राजनीतिक दशा क्या थी? तो बंगाल की जो राजनीतिक दशा थी, राजनीतिक दशा उस टाइम थी। यहाँ पे एक रहता था सूबेदार, और एक रहता था दीवान। दीवान को बोला जाता था राजस्व प्रमुख। ये राजस्व प्रमुख था। तो ये सूबेदार था और एक दीवान था। यही दोनों लोग बंगाल को संभाल रहे थे। औरंगजेब 1700 ईस्वी में, औरंगजेब के समय 1700 ईस्वी में अजीम खान को बंगाल का सूबेदार बनाया गया था और मुर्शिद कुली खां को दीवान बनाया गया था। अजीम खान क्या था कि ये मुगल 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 दरबार, मतलब मुगलों से ही संबंधित था, तो इसलिए प्रायः दिल्ली में रहता था। ये जो था मुगल राजवंश से संबंधित था। अजीम खान जो था मुगल राजवंश से संबंधित था। अतः यह प्रायः दिल्ली में ही रहता था हमेशा। दिल्ली में ही रहता था। तो पूरा काम का जो लोड होता है, जो भार होता है, वो पूरा मुर्शिद कुली खां देखता था। तो जब 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है, 1707 में क्या होता है, औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है, तो फारुखसियर, सम्राट फारुखसियर सम्राट फारुखसियर सम्राट फारुखसियर ने सोचा कि जब ये सूबेदार वाला भी काम देख रहा है, मुर्शिद कुली खां, और दीवान वाला भी काम देख रहा है, तो क्यों ना इसी को सर्वे सर्वा बना दिया जाए। तो सम्राट फारुखसियर ने इसको सूबेदार बना दिया कि भैया तुम दोनों काम देखो, दीवान का भी काम देखो और सूबेदार का भी काम देखो। तो यह पहला जो था पहला जो था मुर्शिद पहला और आखिरी था जो मुगलों के द्वारा सूबेदार घोषित किया गया था, मुर्शिद कुली खां। उसके बाद से क्या हुआ, यहाँ से वंशानुगत शासन की शुरुआत हुई। यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से वंशानुगत शासन की शुरुआत हुई और ये नवाब के नाम से जाना जाने लगा। तो यहाँ की राजनीतिक दशा यही थी। एक सूबेदार होता था, एक दीवान होता था। सूबेदार में जो था औरंगजेब के समय अजीम खान था और मुर्शिद कुली खान दीवान था। अजीम खान को ज़्यादा मतलब था नहीं, वह केवल
दिल्ली दरबार में ही पड़ा रहता था, क्योंकि मुगल राजवंश से संबंधित था। अरे छोड़ो, देखो, मुर्शिद कुली खां ये दोनों काम देखता था। तो फारूक सियर जब सम्राट बना तो बोला कि तुम ये सब काम देखो। तो फारूक सियर ने इसको सूबेदार नियुक्त कर दिया। तो उसके बाद से ये पहला ऐसा मुर्शिद कुली खां था जो मुगलों के द्वारा सूबेदार चुना गया था, पहला और आखिरी था। उसके बाद कोई चुना नहीं गया। उसके बाद से यहाँ से वंशानुगत शासन की शुरुआत हुई और इनको नवाब बोला जाने लगा। तो आइए देखते हैं मुर्शिद कुली खां ने क्या क्या काम किया। मुर्शिद कुली खां जो था वो औरंगजेब ने इसको चुना था दीवान के लिए। तो ये बहुत ही टैलेंटेड था, बहुत ही बुद्धिमान था। क्या करना है, कैसे काम करना है, इसको सब पता था। स्किल्स में कोई कमी नहीं थी। तो ये कब से कब तक शासन किया नवाब, 1 मिनट। ये शासन किया, अब तो ये नवाब बन गया था, नवाब मुर्शिद कुली खां। ये शासन किया था 1700 से 1727 तक। तो इसने क्या किया, राजस्व सुधार किया। राजस्व सुधार इसलिए किया क्योंकि राजस्व सुधार नहीं करता तो राज्य की आय नहीं बढ़ती। तो इसलिए इसने राजस्व सुधार किया। इसने क्या किया, जो छोटे जो जमींदार थे उन पे कार्रवाई किया और उनके खिलाफ कार्रवाई किया और उनकी जागीर भूमि को खालसा भूमि में परिवर्तित कर दिया। छोटे जमींदारों के खिलाफ इसने क्या किया, छोटे जमींदारों के खिलाफ कार्रवाई करके इनकी जागीर भूमि को क्या किया, खालसा भूमि में परिवर्तित कर दिया। खालसा भूमि में इससे क्या हुआ कि इनकी जो आय थी, इससे क्या हुआ, राज्य की आय बढ़ी। इसने क्या किया, बड़े जमींदारों के खिलाफ कार्रवाई नहीं किया। यदि स्टेटमेंट में आता है कि क्या नवाब मुर्शिद कुली खां ने बड़े जमींदारों के खिलाफ कार्रवाई किया, तो नहीं किया था इसने, क्योंकि बड़े जमींदार के भी सपोर्टर थे, फॉलोअर्स थे। तो उन पर यदि कार्रवाई करता तो जन आक्रोश पैदा हो सकता था। इसलिए इसने छोटे जमींदारों को ही पकड़ा और इनकी जागीर भूमि को खालसा भूमि में परिवर्तित किया। किसानों को इसने कर्ज दिया। उस टाइम हम वो किसानों को क्या किया, इसने ऋण प्रदान किया। कर्ज यानी इसको उस टाइम बोलते थे तकावी। क्या बोलते थे, तकावी दिया, किसानों को ऋण प्रदान किया। उसके बाद से अब यहाँ से बंगाल में वंशानुगत शासन शुरू हो गया। उसके बाद से भू राजस्व प्राप्त करने के लिए इसने एक इजारी प्रथा चलाया। भू राजस्व प्राप्त करने के लिए इसने क्या किया, इजारेदारी। इजारेदारी इजारेदारी मतलब भूमि की नीलामी। भूमि की नीलामी, इजारेदारी प्रथा चलाया। तो इसने कुछ अच्छा काम किया, सुधार किया इसने। इसके बाद से जो हमारा नवाब बना, इसके बाद से जो नवाब बना हमारा, अलीवर्दी खां बना 1740 से 1756 तक।
1740 से 1756 तक नवाब अली वर्दी खां, ये बना था 1740 से 1756 तक। ठीक। तो इसने क्या काम किया कि जो नवाब मुर्शिद कुली खां था, मुगलों से तो वो अलग हो गया था, लेकिन अपना काम करता था, लेकिन मुगलों को जो धनराशि देना होता था वो भेजता था। उसमें कोई उसने उसको बंद नहीं किया। मुगलों के लिए जो धनराशि जाता था बंगाल से, उसको उसने बंद नहीं किया। लेकिन ये क्या किया अलीवर्दी खान ने कि मुगलों को जो धनराशि जा रही थी बंगाल से, उसको सदा के लिए बंद कर दिया। सदैव के लिए मुगलों को दी जाने वाली दी जाने वाली धनराशि सदैव के लिए बंद कर दिया। उसके बाद से अंग्रेज यहाँ पे व्यापार कर रहे थे, तो अंग्रेजों की ये नीति को, कूटनीति को समझ गया था। तो इसने क्या किया, अंग्रेजों की तुलना मधुमक्खियों से की कि छेड़ोगे यदि इनको छेड़ोगे तो क्या होगा, काट काट के मार डालेगी। नहीं छेड़ोगे तो ये साथ देंगे। तो इसने जो अंग्रेजों की तुलना किया, इसने अंग्रेजों की तुलना मधुमक्खी से की। ये समझ गया था अंग्रेजों का जो जो था नेचर, वो समझ गया था। तो अंग्रेजों की तुलना इसने मधुमक्खियों से की। इसलिए क्यों की कि यदि इनको छोड़ोगे, यदि अंग्रेजों को आर्थिक लाभ को नुकसान पहुंचाओगे, तो ये मार देंगे, काट काट के मार डालेंगे। और नहीं उनको कुछ उनके खिलाफ कुछ काम नहीं करोगे तो साथ देंगे, मतलब लाभ देंगे। तो ये था नवाब अली वर्दी खां। इसके बाद से बना हमारा सिराजुद्दौला। प्रॉब्लम शुरू हुआ यहीं से, बंगाल में। नवाब सिराजुद्दौला, ये बना था 1756 से 1757। यहाँ से प्रॉब्लम शुरू होता है सिराजुद्दौला के समय में। तो जब ये नवाब बना तो इसके खिलाफ अन्य दावेदार भी खड़े हो गए कि नहीं भैया हम भी बनेंगे। तो इसके विरोध में, इसके नवाब बनने के विरोध में इसकी मौसी ने इसका विरोध किया, घसीटी बेगम ने इसका विरोध इसकी मौसी घसीटी बेगम ने किया। अब यहां से क्या हुआ, अंग्रेजों को मिल गया मौका। अंग्रेजों को मिल गया मौका यहाँ से, क्योंकि अंग्रेज जो कर्नाटक युद्ध में क्या था, इसका मजा चख चख लिए थे कि भारत की राजनीति में हस्तक्षेप करके हमको बहुत फायदा मिल सकता है। तो ये क्या किए, इनको यहाँ पे मौका मिल गया। तो सिराजुद्दौला के विरोधियों को इन्होंने इकट्ठा करना शुरू कर दिया। सिराजुद्दौला के विरोधियों ने, सिराजुद्दौला के जो विरोधी थे, इनको अपने में मिलाना शुरू कर दिया। तो अब इनका दिमाग देखिए यहाँ से, अब इनका दिमाग देखिए। तो 20 जून विरोध किया,
उसके बाद से क्या हुआ, अंग्रेज अंग्रेज क्या किए अंग्रेज क्या किए, कुछ किला किला निर्माण शुरू कर दिए, शस्त्र अस्त्र मंगवाना शुरू कर दिए बाहर से। तो सिराजुद्दौला को ये बहुत बुरा लगा, बोला कि साला नवाब मैं हूँ और ये लोग अपने हिसाब से काम कर रहा है। तो क्या हुआ कि इसने मना किया अंग्रेजों को कि भैया आप किला निर्माण मत करो, अस्त्र शस्त्र मत रखो, तुम एक व्यापारी कंपनी हो, व्यापार करने हो, व्यापार व्यापार करो, बस राजनीति में ना घुसो, ऐसा इसने बोला। तो वहां पे फ्रांसीसी तो मान गए, लेकिन क्या हुआ, अंग्रेज नहीं माने। अंग्रेज नहीं माने तो इसने क्या किया, बोलता है नवाब मैं हूं, मेरा सुने नहीं रहे लोग। तो 20 जून 1756 को इसने क्या किया, 20 जून 1756 को फोर्ट विलियम फोर्ट विलियम कलकत्ता पे हमला कर दिया पे हमला कर दिया। और यहाँ पे एक कांड हुआ, ब्लैक होल कांड। यहाँ पे एक कांड हुआ, ब्लैक होल कांड। इसका इसका जो व्याख्या किया हलवेल ने किया था, ये सच था या झूठ था या एक रची हुई कहानी थी। इसमें क्या हुआ था कि हालवेल ने बोला कि सिराजुद्दौला ने 146 अंग्रेजों को एक 2x2 के काल कोठरी में बंद कर दिया था, जहां पे कोई खिड़की नहीं, कुछ नहीं। और सुबह तक केवल 23 लोग जिंदा निकले, बाकी सब मर गए, और जो जिंदा बचे वो भी जिंदा मतलब जीने लायक नहीं रहे, वो भी खत्म हो गए। इस रीजन को लेके क्लाइव को कर्नाटक या मद्रास से बुलाया गया सेना लेके कि भैया आ जाओ, संभाल लो। अंग्रेजों ने सोचा कि हमने जो सोचा था उससे बिल्कुल ही उल्टा हो रहा है, तो क्लाइव को बुलाया गया। क्लाइव तो एकदम कीर्ति पे था, क्योंकि उसने कर्नाटक युद्ध जीता था, तो एकदम चरम सीमा पे उसकी कीर्ति थी। तो क्लाइव को ही बुलाया गया। तो जब क्लाइव आया तो क्या हुआ ये देखते हैं। प्लासी का युद्ध हुआ। तो क्लाइव ने क्या किया, क्लाइव ने क्या किया, प्लासी का युद्ध कम, षड्यंत्र ज्यादा था, अभिनय था युद्ध का। ये हुआ था प्लासी का जो युद्ध हुआ था 23 जून 1757 को हुआ था। 23 जून 1757, 23 जून 1700। तो ये जो ऐसा युद्ध था, इसमें युद्ध नहीं अभिनय था। तो जब क्लाइव आया तो क्या किया, इसने बोला मीर बख्शी। इसमें क्या था, इसने क्या किया, मीर बख्शी जो सिराजुद्दौला का मीर बख्शी था, सेनापति मीर जाफर, ये सेना प्रमुख था या सेनापति था। इसको अपनी तरफ मिला लिया। इसको बोला क्लाइव ने कि ये नवाब बनोगे, बोलता है मैं कैसे नवाब बन सकता हूँ। तो बोला कि अरे कुछ नहीं करना है तुमको, बस खड़े रहना है और कुछ नहीं करना है। तो ये सोचा अरे खड़े खड़े ही नवाब बन जाएंगे तो बहुत ही अच्छी बात है। तो बोला ठीक है, हमको क्या, हम तो नवाब बन जाएंगे, हम तो सेनापति है, नवाब बन जाएंगे, कोई दिक्कतें नहीं है। तो इसने हाँ बोल दिया। उसके बाद से दूसरा जो आदमी था, सैन्य विभाग का प्रभारी माणिक चंद्र। सैन्य विभाग का प्रमुख कौन था, माणिक चंद्र। तीसरा जो था
सैन्य विभाग का प्रमुख नहीं, कलकत्ता का प्रभारी, सॉरी, कलकत्ता का प्रभारी था ये। सैन्य विभाग का प्रमुख तो मीर जाफर था। कलकत्ता का प्रभारी माणिकचंद था। उसके बाद से कलकत्ता का बैंकर जो था जगत सेठ। कलकत्ता का बैंकर कौन था? जगत सेठ। और एक और आदमी था, पूंजीपति अमीरचंद। पूंजीपति अमीरचंद। पूंजीपति कौन था? अमीरचंद। तो क्लाइव ने क्या किया, इन लोगों को अपने में मिला लिया। और युद्ध के टाइम जब युद्ध शुरू हुआ, युद्ध नहीं, षड्यंत्र चल रहा था, अभिनय चल रहा था। ये तो सेना प्रमुख था, सैन्य विभाग का प्रमुख। जब सेना को आदेश देगा तभी तो सेना लड़ेगी। तो 2-3 घंटे सेना खड़ी रही, आदेश दिया नहीं। तब ये समझ गया सिराजुद्दौला कि यहाँ पे कांड हो गया है, यहाँ से चुपके से निकल लेना है, नहीं तो मार डालेंगे हमको। तो ये यहाँ से भाग गया, युद्ध क्षेत्र से भाग गया। और युद्ध बोलेंगे या षड्यंत्र बोलेंगे, इसमें अंग्रेज विजयी हुए। अपनी कूटनीति तरीके से ये लोग विजयी हो गया। तो ये प्लासी का युद्ध क्या था? एक षड्यंत्र बोल सकते हैं इसको, युद्ध नहीं बोल सकते थे, क्योंकि यहाँ पे युद्ध का अभिनय चल रहा था। तो इसके बाद अंग्रेजों ने क्या किया, मीर जाफर को क्या किया इसने, नवाब बना दिया। नवाब मीर जाफर ये बना था 1757 से 1760 तक बना था ये। 1757 से 1760 तक। तो जब नवाब तो बन गया, लेकिन ये अंग्रेजों का कठपुतली नवाब था। अंग्रेजों का क्या था? कठपुतली नवाब था। अंग्रेज जो बोलेंगे वही करेगा ये, कठपुतली। कठपुतली नवाब था ये अंग्रेजों का। उसके बाद से इसने नवाब बनने के बाद क्या किया, अंग्रेजों को 24 परगना क्षेत्र की जमींदारी प्रदान की और धनराशि भी उपहार में दे दी। इसने क्या किया, अंग्रेजों को 24 परगना क्षेत्र की जमींदारी दे दी। किसको? अंग्रेजों को दे दी। और कुछ धनराशि भी अंग्रेजों को दे दी। उसके बाद से प्लासी युद्ध के बाद क्या हुआ, अंग्रेजों ने बंगाल की लूट शुरू कर दी। अब जब भी कुछ होता था इसके पास आ जाते थे, पैसा दे दो, पैसा दे दो, पैसा दे दो। बोलता था नवाब हम हैं, नवाब बनने की कीमत हमने दे ही दी है, तो बार बार मैं पैसा क्यों दूं, मैंने एक बार दे दिया, अब नहीं देंगे। तो बोलता है कि इसने सोचा कि अंग्रेजों को निपटाने के लिए अंग्रेजी कंपनी से ही मिलना पड़ेगा, बात करना पड़ेगा। तो इसने क्या किया, डचों से संपर्क किया, कि डचों से संपर्क किया। डचों से संपर्क किया तो डच बहुत खुश हो गए कि बंगाल का नवाब हमें खुद बुला रहा है अंग्रेजों को भगाने के लिए, इस बार तो अंग्रेजों को भगा ही देंगे। तो जो क्लाइव था बहुत ही चालाक था, उसने अपने गुप्तचर यहाँ पे रखे थे कुछ लाभ देके इसके दरबार में। तो अंग्रेजों को ये बात पता चली, तो अंग्रेजों ने सोचा कि इसको छोड़ो, पहले डचों को निपटा देते हैं। तो क्या हुआ कि 1759 में एक युद्ध हुआ अंग्रेज और डचों के बीच में।
बेदारा का युद्ध हुआ। बेदारा का युद्ध हुआ जिसमें अंग्रेज विजय हुए। तो अंग्रेजों ने बोला मीर जाफर से, अब बोलो। बोला, अब क्या बोलो, अब तो सब खत्म कर दिया तुम लोगों ने, अब बोलने में क्या है। उसके बाद से अब इसको बोला, अंग्रेजों ने बोला कि अब भैया तुम नवाब के पद से हट जाओ। ये थोड़ा आनाकानी किया, बोलता है एक बार हो गया, बार बार थोड़े होगा। तो फिर भी इसने क्या किया, अंग्रेजों का भरोसा खो दिया, तो अंग्रेजों ने इसको नवाब के पद से हटा दिया। तो इन लोगों ने क्या किया, इसका जो सेनापति था मीर कासिम था, तो बोलता है नवाब बनोगे। बोलता है अरे हम तो नवाब बनने के लिए तैयार बैठे हैं। तो ये क्या किया, नवाब मीर कासिम को नवाब बनाया गया। इसके बाद से कौन बना, मीर कासिम। मीर कासिम इससे थोड़ा टैलेंटेड था। मीर कासिम जो था इससे टैलेंटेड था। नवाब मीर कासिम, इसी को बोलते हैं प्रमोशन। अपने दम पे नहीं, किसी और के दम पे। ये 1760 से 1763 तक था। 1760 से 1763 तक था ये। तो अंग्रेजों ने मीर जाफर को हटाकर मीर कासिम को नवाब बना दिया। उसके बाद से जब अंग्रेजों ने मीर कासिम को नवाब बनाया, तो एक अंग्रेज भाई साहब थे वेंसीटाट। वेंसीटाट वेंसीटाट जो अंग्रेज था, इसने बोला कि बंगाल में क्रांति हुई। काहे की क्रांति हुई भाई, क्रांति जैसा कुछ था ही नहीं, क्योंकि वहां की जनता ने सत्ता परिवर्तन में कोई हस्तक्षेप नहीं किया। जैसे नेपाल में क्या हुआ था कि जनता ने सत्ता परिवर्तन में हस्तक्षेप किया, सत्ता परिवर्तन कर दिया वहां की जनता ने, लेकिन यहाँ की जनता का कोई योगदान था ही नहीं, तो क्रांति हम बोलेंगे ही नहीं। पहला जो मीर जाफर था वो अंग्रेजों की कठपुतली था, ये भी अंग्रेजों की कठपुतली है था। तो जैसा पहले शासन चला था वैसा भी चल रहा है, तो कोई बदलाव हुआ नहीं, तो इसको क्रांति बोलेंगे नहीं। उसके बाद से मीर कासिम धीरे धीरे अंग्रेजों की नीयत को समझने लगा। तो इसके कार्यों से क्या हुआ, बक्सर का युद्ध, मीर कासिम के कार्यों से अंग्रेजों और मीर कासिम के बीच में तनाव धीरे धीरे बढ़ने लगा, जो बक्सर युद्ध का कारण बना। तो इस अंग्रेजों को एक फरमान जारी हुआ था, अंग्रेजों को एक फरमान जारी हुआ था कि आपको निःशुल्क व्यापार करने का फरमान जारी किया था मुगलों ने। तो इसका ये लोग दुरुपयोग करते थे। इनको जो निःशुल्क व्यापार के लिए जो मिला था उसको दस्तक बोला जाता था। तो इसको क्या करते थे ये लोग इसका क्या करते थे, मिसयूज करते थे, दुरुपयोग करते थे। मान लीजिए दूसरी कंपनी का सामान आया, तो क्या करते थे ये लोग, मान लीजिए यहाँ पे बंगाल यदि उनसे कर ले रहा है 100 रुपया, तो ये अंग्रेज क्या बोलते थे कि नहीं, 100 रुपया देने की जरूरत नहीं है, हमें तुम 50 रुपया दे दो, हमें तुम 50 रुपया ही दो, और हम अपना सामान बोल के इसको पास करा देंगे, क्योंकि इनके लिए तो निःशुल्क था। तो इसलिए अवैध कमाई कर रहे थे। तो इन्होंने बोला कि एक काम करो, एक काम करो, इसका दुरुपयोग बंद कर दो। तुम्हें जो फरमान मिला है उसको हम कुछ नहीं, बंद नहीं कर रहे हैं, लेकिन इसका दुरुपयोग मत करो, राज्य की कमाई पे असर मत डालो। फिर भी नहीं माने अंग्रेज, बोले ये फालतू बात कर रहा है, फिर भी नहीं माने। तो फिर ये मीर कासिम सोचा कि भाई वहां पे स्टाफ लगा के काम करके दिन भर
फिर भी राज्य पैसा आ ही नहीं रहा, इसलिए क्या किया इसने, सबको निःशुल्क कर दिया। जितने भी व्यापारी थे सबको इसने क्या किया, निःशुल्क कर दिया कि भाई सब लोग, जब पैसा ही नहीं रहा है तो क्या मतलब है, तो सबको निःशुल्क कर दिया। ये बात अंग्रेजों को बहुत बुरी लगी, क्योंकि यहाँ पे इनका आर्थिक लाभ पे चोट पहुंचा दिया, आर्थिक लाभ पे चोट पहुंचा दिया। तो अब ये अंग्रेज समझे कि अब अपना आदमी नहीं रहा, तो फिर क्या हुआ, ये इन सब चीजों से परेशान होकर मीर कासिम अवध चला गया। अवध इसलिए चला गया क्योंकि इसको यहाँ की सेना पे भरोसा ही नहीं था, क्योंकि ये खुद मिला हुआ था। तो बोलता हम किसी और जगह से सेना लेके आएंगे, और जगह सेना लाके और अंग्रेजों से भिड़ेंगे, भगाएंगे इनको। तो यहाँ से क्या हुआ, बक्सर का युद्ध शुरू हुआ सन 1764 में। तो बक्सर का युद्ध बक्सर का युद्ध कब हुआ था, 1764 में हुआ था। बक्सर के युद्ध में एक तरफ अंग्रेज थे, बक्सर का युद्ध में एक तरफ अंग्रेज थे, जिनका नेतृत्व कौन कर रहा था, हेक्टर मुनरो। और दूसरी तरफ था अवध का नवाब सुजाउदौला। अवध का नवाब सुजाउदौला। सुजाउदौला। और एक था मुगल सम्राट था, शाह आलम द्वितीय, मुगल सम्राट था, मुगल सम्राट। शाह आलम सेकंड था। उसके बाद था बंगाल का भगोड़ा नवाब मीर कासिम, यही जो भागा था, बंगाल का भगोड़ा नवाब। राजपाट छोड़ के भाग गया था मीर कासिम, बोलता जो करना करो तुम लोग, जब हमारा सुनते ही नहीं हो तो जो करना करो, मीर कासिम। तो ये तीन लोग मिलकर अंग्रेजों से युद्ध लड़ रहे थे। सेना तो इसकी थी, बाकी ये सब तो बोझ थे। तो क्या हुआ, ये लोग मिलकर लड़ रहे थे, लेकिन फिर भी क्या हुआ, अंग्रेज विजयी हुए। अंग्रेज क्या हुए, विजयी हुए, क्योंकि ये दूसरे दूसरे राज्य से सेना मंगाया था, इसलिए सेना को ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लिया। और अंग्रेजों का एम था कि भारत में प्रभुत्व जमाना है, पूरे भारत में। यहाँ यहाँ पे क्या था, भारतीयता का कमी था, इसलिए लोग जीत नहीं पाए। भीड़ ज्यादा थी, यहाँ पे भीड़ कम थी। युद्ध गति यहाँ पे बहुत ही कम थी, यहाँ पे बहुत तेजी थी। यहाँ पे शस्त्र भी उतने अच्छे नहीं थे, तलवार वंधाली एक तरफ भी धार था, इनके पास दो तरफ भी धार था। तो ये सब रीजन था, इस वजह से ये लोग, इनके पास जो तोपें थी छोटी नली की थी, इनके पास बड़ी नली की थी। तो ये सब छोटे छोटे रीजन थे जिससे ये लोग हार गए। तो यहाँ से पूरा ही कहानी बदल गया। आगे हम लोग कल देखेंगे बक्सर का युद्ध होने के बाद क्या हुआ। मिलते हैं। थैंक यू।